प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज 11वीं कक्षा के हिंदी विषय में आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्रकरण में गद्य भाग में आप लोगों को यह आचरण की सभ्यता पाठ जो अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा यह लिखित एक निबंध है। तो पहले हम ऐसा लेखक के अर्थात सरदार पूर्ण सिंह जी के संक्षिप्त जीवन का परिचय दें कि इनका जन्म सन 1881 ईस्वी में एबटाबाद के अर्थात जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थान है एबटाबाद, वहीं हुआ था। और यह निश्चित रूप से इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वह पहले इनकी शिक्षा रावलपिंडी से हुई। इंटरमीडिएट की शिक्षा इन्होंने लाहौर से पूर्ण की और बाद में यह जापान के टोक्यो में इंपीरियल यूनिवर्सिटी में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। साथ ही साथ यहाँ से उन्होंने रसायन विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त कर अध्ययन के लिए जापान चले गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और संत राम तीर्थ जी के संसर्ग में आकर के, उनके संपर्क में आकर के इन्होंने जो सरदार पूर्ण सिंह ने सन्यासी का जीवन व्यतीत किया, देहरादून के फॉरेस्ट कॉलेज में यह प्राध्यापक के रूप में भी रहे और यहीं से इन्हें अध्यापक उपनाम से संबोधित किया गया, अर्थात अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह ऐसा इनका नाम हुआ। इन्होंने हिंदी भाषा में कुल 6 निबंध लिखे और साथ ही साथ हिंदी के साथ साथ इन्होंने अन्य अर्थात पंजाबी भाषा में भी अपने निबंध लिखे। हिंदी और पंजाबी दोनों पाठकों को यह समान रूप से इतने लोकप्रिय हुए कि दोनों भाषा में इनके निबंध बड़े ही उच्च कोटि के हैं। इनके विषय जो है वह पूरी तरह से विशिष्ट शुद्ध खड़ी बोली है, जिसके माध्यम से इन्होंने कहीं कहीं तत्सम शब्दों का भी प्रयोग और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग, कहीं कहीं इन्होंने पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग, जिससे इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण हो जाती है। और इनकी शैली जो है वह निजी शैली कहा जा सकता है, अर्थात इनकी शैली की विशेषता है वह विशिष्ट शैली है जो इनके अनुसार अर्थात अपने भावना के अनुसार, अपने भावुकता के अनुसार इन्होंने अपने शैली को स्वयं अपने अनुरूप बनाने में सफलता प्राप्त की है। कहीं कहीं गंभीर निबंधों के लिए, गंभीर विषय पर जब यह निबंध लिखते हैं तो वहाँ विचारात्मक शैली का प्रयोग करके उसमें हास्य एवं व्यंग का समय समय पर उन्होंने प्रयोग करके उस शैली को और अधिक अर्थात निबंध को और अधिक मनोरम बनाने में सिद्धहस्त हैं। आज आप लोगों के सामने इनका जो है वह पूरी तरह से कार्य क्षेत्र आप देखेंगे कि अध्यापक एवं लेखक के रूप में हमारे हिंदी साहित्य में आते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम तथा कन्यादान एवं एक इनकी जो रचना है कि अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, इनकी प्रमुख निबंध संग्रह हैं, निबंध रचनाएं हैं। तो इसी निबंध में से एक आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिस पाठ्यक्रम में आपके गद्य भाग में, गद्य खंड में आचरण की सभ्यता नामक शीर्षक से रखा गया है। तो आज हम शुरू करते हैं आचरण की सभ्यता नामक पाठ। आप ऐसे जानते हैं कि आचरण की सभ्यता से तात्पर्य है कि ऐसे सदाचरण से प्रभावित किसी को करना और स्वयं को सम्मान का पात्र बन जाना आचरण की सभ्यता कहलाती है। अर्थात ऐसे सदाचरण, ऐसे अच्छे आचरण जिससे दूसरे को प्रभावित करना और स्वयं उससे सम्मान प्राप्त कर लेना, यह आचरण की सभ्यता कहलाती है। तो यहाँ आप अपने पाठ्य पुस्तक में ये आचरण की सभ्यता पाठ को देखेंगे। और आइए हम शुरू करते हैं कि विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। शब्दों के अर्थ में देखें कि राजत्व का अर्थ होता है राज पद को प्राप्त करना,
अर्थात राजपद प्राप्त करने के जो सिद्धांत हैं उसको कहा गया है राजत्व। ज्योतिष्मति का अर्थ होता है ज्योतिर्मान, अर्थात जिसकी ज्योति चारों तरफ फैलती हो उसको कहा गया है ज्योतिष्मति। फिर कि विद्या, कला, कविता, साहित्य यह सभी व्यक्ति का अर्थात मनुष्य का एक सामान्य गुण है। इसके अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता है। जो जैसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, अर्थात वह मनुष्य के रूप में आता तो है लेकिन वह मनुष्य नहीं कहलाता है। मनुष्य के रूप में वह जानवरों जैसा इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करता है। इसलिए इस कला की बहुत ही आवश्यकता है कि चाहे विद्या हो, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व, अर्थात व्यक्ति विद्वान हो, कलाकार हो, कविता से परिपूर्ण हो, साहित्य का मर्मज्ञ हो, धन में धनवान हो और राजत्व अर्थात राजपद प्राप्त करने के सारे सिद्धांत मौजूद हैं, से भी आचरण की सभ्यता। लेकिन अगर उसमें आचरण की सभ्यता नहीं है तो समझिए कि उसके अंदर कुछ नहीं है। अर्थात यह सब कुछ आचरण की सभ्यता के अभाव में सब मंद पड़ जाते हैं। लेकिन यह सभी के साथ अगर व्यक्ति के अंदर आचरण की सभ्यता है तो वह और अधिक ज्योतिष्मति अर्थात चारों तरफ ज्योति को फैलाने वाली होती है। यदि विद्या है, कला है, कविता है, साहित्य है और साथ ही साथ आचरण की सभ्यता भी है तो निश्चित रूप से वह विद्या अधिक ज्योतिर्मती होगी, वह कला अधिक ज्योतिष्मान होगी, वह कविता अधिक ज्योति फैलाने वाली होगी और उसी तरह से धन और साहित्य भी उसका चारों तरफ जस फैलाने वाला होगा। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। लेखक का ऐसा विचार है कि यदि व्यक्ति के अंदर आचरण की सभ्यता है तो निश्चित रूप से एक कंगाल व्यक्ति भी बहुत बड़े राजा के दिलों में अपना स्थान प्राप्त कर सकता है और इस तरह से प्राप्त कर सकता है कि जैसे वह बहुत बड़ा धनी व्यक्ति भी इस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात कंगाल की तुलना एक राजा से की गई है। यदि उस कंगाल के पास आचरण की सभ्यता है और वह बहुत धनी आदमी जिसके अंदर आचरण की सभ्यता नहीं है तो निश्चित रूप से वह कंगाल व्यक्ति के समान है। इस प्रकार वह राजाओं के दिलों पर अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। निश्चित रूप से ऐसा बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति के अंदर आचरण की सभ्यता के दर्शन होते हैं तो वह निश्चित रूप से उसकी कला और अधिक अद्भुत सिद्ध हो जाती है। उसका साहित्य और उसके संगीत में कुछ अजीब निखार सा आ जाता है और जिसके कारण वह एक अपना जो प्रभाव है वह दूसरे के हृदय पर जमाने में अर्थात उस पर प्रभुत्व जमाने में वह निश्चित रूप से सफल होता है। राग अधिक मृत हो जाता है। उसके राग अर्थात उसके कहने की, उसके गाने के छंद जो हैं वह भी प्रभावी हो जाते हैं। विद्या का तीसरा शिव नेत्र खुल जाता है अर्थात उसकी विद्या निश्चित रूप से फलवती होती है जिसके अंदर आचरण की सभ्यता दिखाई देती है। अगर व्यक्ति के अंदर इन आचरण की सभ्यता का पूरी तरह से अभाव हो तो निश्चित रूप से उसका विद्या, कला, कविता और साहित्य, धन, संपदा यह सभी निश्चित रूप से वह ज्योतिष्मती नहीं होगी अर्थात उसकी ज्योत चारों तरफ नहीं फैलेगी। वह उसी तरह से होगा जैसे अभी बताया गया कि साहित्य, संगीत, कला भी न साक्षात पशुपुक्ष विषाण ही न, तो उसमें मनुष्य होते हुए भी आचरण की सभ्यता के अभाव में वह अपने आप को मनुष्य के रूप में दिखाता तो रहेगा लेकिन उसे मनुष्य नहीं कहा जा सकता है। चित्रकला का मौन राग आलापने लग जाता है, वक्ता चुप हो जाता है, लेखक की लेखनी थम जाती है अर्थात रुक जाती है। लेखक लिखने में असमर्थ हो जाता है, वक्ता बोलने में असमर्थ हो जाता है। चित्रकला मौन रूप से दिखाई देने लगता है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन और नए छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है यदि उस व्यक्ति के अंदर आचरण की सभ्यता दिखाई देती है। इस प्रकार आप देखेंगे
पहले छंद में आचरण की सभ्यता से संबंधित आपका प्रथम अन्वित आज आप लोगों को शुरू किया गया। दूसरे अन्वित के रूप में थोड़ा सा देख लें और कि आचरण की सभ्यता में भाषा सदा मौन रहती है। यहाँ कहा गया है कि आचरण की भाषा सदा मौन रहती है। यह कह करके, आलाप करके, साथ ही साथ बहुत लंबे चौड़े भाषण करके यह इसको नहीं दिखाया जा सकता है, बल्कि आचरण की भाषा तो सदैव मौन रहती है। अर्थात इस भाषा का निघट्टू, शुद्ध श्वेत पत्रों वाला, निघट्टू का अर्थ होता है वह शब्दकोश जिसमें वैदिक शब्द रखे गए हों, वह श्वेत पत्रों वाला, अर्थात जिस पर कुछ नहीं, कोरा कागज के समान दिखाई देता है। अर्थात भाषा की सभ्यता सदैव, आचरण की सभ्यता की जो भाषा है वह लिखित रूप में नहीं दिखाई देती है, बल्कि श्वेत पत्रों के रूप में दिखाई देते हैं। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं, अर्थात शब्द विहीन। आचरण की भाषा सदैव शब्द विहीन है, सदैव राग विहीन है, सदैव ध्वनि विहीन है। यह सभ्यता यह सभ्य नाद नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर से के भीतर पड़ा है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप में खुली हुई है। अर्थात जहाँ भी देखिए उन सब जगह आचरण की सभ्यता सदैव मौन रूप में विराजमान होती है, न कि दृश्य रूप में दिखाई देती है। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब, अर्थात व्यक्ति का यह बहुत बड़ा गुण है, विनम्र होना, दया अर्थात दयावान होना, प्रेम अर्थात एक व्यक्ति दूसरे से प्रेम करे, जीवधारी मात्र में प्रेम की भावना का विकास हो, और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। अर्थात इसको आप क्रिया के रूप में नहीं दिखा सकते हैं, बल्कि भाव के रूप में, अर्थात भाववाचक संज्ञा के रूप में यह सब विद्यमान होती है, जो आपके आंखों से दिखाई तो नहीं देगी, लेकिन आपके अंदर मौन रूप में यह उसी प्रकार विद्यमान रहेगी जैसे आपके अंदर भाव के रूप में कोई वस्तु विद्यमान रहती है। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। लेखक का अपना विचार है कि यदि व्यक्ति के ऊपर मौन व्याख्यान है तो उसका प्रभाव बहुत दिन तक रहेगा, चिरस्थायी होगा, अर्थात कभी मिटने वाला नहीं होगा। यदि उसमें व्याख्यान है और उसमें व्याख्यान में भाषा अधिक है तो वह ज़्यादा अस्थायी, अर्थात दबाव में स्वानुशासन का विकास नहीं होता है, बल्कि वह प्रशासन के बल पर अनुशासन का विकास किया जा सकता है। यहाँ बताया गया है कि मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है, अर्थात वह कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है, सदैव वह विद्यमान रहता है। इस प्रकार आचरण की सभ्यता नामक पाठ से आप लोगों को यह दो अन्वित की व्याख्या बताई गई, शब्दार्थ बताए गए। अगले वीडियो में दिया जाएगा। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।